नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ तनवीर। रुक करते हैं खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। उत्तराखंड में कुंभ समेत विकास कार्यों के लिए सीएम धामी ने दी 1252 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति। आपदा प्रबंधन, पेयजल और शहरी सुविधाओं पर जोर। उत्तराखंड में 400 मदरसों को अब जिलों से लेनी होगी संबद्धता। सीएम धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट को मिली मंजूरी। महिला आरक्षण बिल पर सियासी घमासान, भाजपा ने कांग्रेस पर लगाया महिला विरोधी होने का आरोप। महिला सशक्तिकरण को लेकर राजनीतिक टकराव चढ़ा। कोटा से देहरादून आ रही नंदा देवी एक्सप्रेस को लूटने की कोशिश, कोचों के बीच में चढ़ गए थे करीब 10 हथियारबंद बदमाश, जांच के दिए गए निर्देश। देहरादून में पुलिस ने महिला तस्कर रेखा साहनी को किया गिरफ्तार। पहले से कई नशा तस्करी के मामले हैं दर्ज। कुमाऊं में स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली, एक साल में 80 रातों ने गंवाई जान। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। और अब रुक करते हैं खबरों का। खबर अल्मोड़ा से है, जहां अल्मोड़ा जिले के लमगड़ा विकासखंड स्थित प्रसिद्ध कल्याणिका डोल आश्रम में बैसाख पूर्णिमा और वार्षिकोत्सव के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रतिभाग किया। इस दौरान उन्होंने आश्रम में पूजा अर्चना कर प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। बता दें कि सीएम धामी ने कहा कि डोल आश्रम विश्व का सबसे बड़ा श्रीयंत्र स्थापित है और ये स्थान अब एक प्रमुख आध्यात्मिक साधना केंद्र के रूप में पहचान बना चुका है। आज पूर्णिमा भी है और बुद्ध पूर्णिमा के दिन जहाँ दुनिया का सबसे बड़ा संयंत्र लगा है डोल आश्रम, तो हमारे राज्य का एक बहुत बड़ा आध्यात्मिक केंद्र है और बाबा कल्याणदास जी की साधना के कारण से ये स्थान आज बहुत फलीभूत हो गया है। पूरे देश और दुनिया में इसका नाम हो गया है। यहाँ राज राजेश्वरी दुनिया का पूजन भी हुआ है। आगे बढ़ते खबरों में, ऑपरेशन प्रहार के तहत हरिद्वार पुलिस को बड़ा एक्शन देखने को मिला है। मंगलौर पुलिस ने हरियाणा निवासी 2 शातिर चोरों को दबोच लिया है। पुलिस ने चोरी की कई इको कार और चोरी में प्रयुक्त स्विफ्ट डिजायर कार को भी बरामद कर लिया है। कुछ दिन पहले गुड़ मंडी मंगलोर से एक जो इको फोर्ड कार है उसको कुछ लोग जो है वो छीन के ले गए थे, मतलब चोरी करके ले गए थे। और जैसे ही पुलिस में शिकायत दी, पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए और उसमें टीमें डिप्लॉय की और वो टीमों ने लगातार उनका पीछा किया। और जैसा कि पता लगा कि उन्होंने बहुत सारे जो टोल हैं उसको वो तोड़ के और जो है वहां से जो है भाग के गए। तो सीसीटीवी कैमरों को ढूंढते ढूंढते पहले हम दिल्ली पहुंचे टीम के बाद, उसके बाद में फिर जो है पानीपत से उस गाड़ी को रिकवर किया गया। और अब आगे बढ़ते खबरों में, गदरपुर से भाजपा विधायक अरविंद पांडे के नाम से सोशल मीडिया पर वायरल कथित पत्र ने उत्तराखंड की सियासत में हड़कंप मचा दिया है। पत्र में विधायक ने उत्पीड़न और अनदेखी का आरोप लगाया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने पत्र का हवाला देकर सरकार पर हमला बोला है। उनके द्वारा कहा गया कि जब सत्ताधारी दल के विधायक ही सुरक्षित नहीं तो आम जनता का क्या हाल होगा। उन्होंने पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि अरविंद पांडे जी हमारे सम्मानित विधायक हैं और भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, तो इस पत्र का अगर कोई संज्ञान था तो वो हमारे पास आना चाहिए था। तो पार्टी के पास तो न ये पत्र आया है, ना हमारी ऑफिशियल मेल पे आया है, ना हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी को आया है। तो एक बार क्योंकि कांग्रेस के अध्यक्ष जी द्वारा ये मिला है हमें, मतलब जानने को मिला है, आप लोगों ने ही हमें दिखाया ये पत्र। तमाम मीडिया जगत में, सोशल मीडिया जगत में अरविंद पांडे विधायक गदरपुर, जो कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, उनका एक पत्र घूम रहा है जिसमें उन्होंने मुख्यमंत्री जी पर बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं। मैं समझता हूं कि मैंने ये मांग की है कि इस पत्र की वास्तविकता की
एक SIT गठित करके जांच होनी चाहिए और इस पत्र में जो आरोप लगे हैं इन आरोपों की भी जांच होनी चाहिए। लक्सर पुलिस को मेडिकल अफसर सुमित चौधरी पर हुए जानलेवा हमले के मामले में बड़ी सफलता मिली है। 27 अप्रैल को हुई इस घटना के बाद से पुलिस लगातार तलाश में जुटी थी और इसके लिए कई टीमें भी गठित की गई थी। अब पुलिस ने गोली चलाने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। एसपी देहात शेखर सुयाल के अनुसार इस मामले का मास्टरमाइंड मंगत दास महंत है, जो अभी भी फरार है। एक मामले का खुलासा किया है। 27 तारीख को एक डॉक्टर के परिवार पे जानलेवा हमला हुआ था। उसमें जो हमलावर था वो अनआइडेंटिफाइड था। सीसीटीवी को स्टडी करके सर्विलेंस की मदद से हम अगल बगल के लोगों से पूछताछ के बाद हमें एक संदिग्ध मिला था। उस पर लगातार काम करके कल हमारी लखनऊ थाना पुलिस ने शुभम सैनी नाम के व्यक्ति को अरेस्ट किया, जिसके पास से वो बाइक रिकवर हुई जो पिछले काफी दिनों से डॉक्टर के परिवार को रेकी कर रही थी, और एक 315 बोर का देसी तमंचा विद बुलेट रिकवर हुआ है। और जो हमें वहां से खोके मिले उससे इस बात को तस्दीक हो रहा कि वही तमंचा है। तो थाना पुलिस ने एक बहुत बढ़िया बेहतरीन काम वर्कआउट किया है। और अब आगे बढ़ते खबरों में नैनीताल सांसद अजय भट्ट के जन्मोत्सव के अवसर पर भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा केक काटकर अजय भट्ट की लंबी उम्र की कामना की गई। देखिए, आज माननीय हमारे सांसद अजय भट्ट जी का जन्मदिन है, जिसमें हम सभी लोगों ने यहाँ पर मिलकर जन्मदिन मनाया। उनके दीर्घायु स्वस्थ होने की कामना हमने करी कि वो इसी तरह हमारे क्षेत्र का नेतृत्व करते रहें और हमारा गौरव बढ़ाते रहें। आज सभी ने हम लोगों ने यही कामना करी और आयोजक मंडलों ने जो मेधावी छात्र थे जिनके अपने क्लास में वो टॉप आए हैं, उन्होंने स्कूल का भी नाम रोशन किया है, पेरेंट्स का भी नाम रोशन हुआ है, तो उनके उज्जवल भविष्य की कामना को लेकर आज माननीय अजय भट्ट जी के जन्मदिन पर उन्हें सम्मानित किया गया। मैं आयोजक मंडलों का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद करती हूं, जिसमें कि हमारे माननीय अजय भट्ट जी जिस तरह से प्रखर अपने लोकसभा में प्रश्न उठाते हैं और सबसे ज़्यादा प्रश्न उठाने वाले सांसद भी वो हमारे हैं। महिला आरक्षण को लेकर उत्तराखंड महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने पीएम मोदी को पोस्ट कार्ड के माध्यम से पत्र लिखा है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार आगामी विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनावों में महिलाओं को वर्तमान सीटों पर 33% आरक्षण जारी कर। उन्होंने कहा कि पूरे देश से महिलाएं पत्र लिखेंगी। वहीं उत्तराखंड प्रदेश से करीब 1 लाख महिलाएं प्रधानमंत्री को पत्र भेज रही हैं। ये पूरे देश में 10 लाख महिलाएं और उत्तराखंड से हम लोग 1 लाख महिलाएं 1 लाख पोस्ट कार्ड यहाँ से भेजेंगे। आज हम ये प्रदेश कार्यालय से लॉन्च कर रहे हैं। इसके बाद ये कल जिलों में लॉन्च होगा, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। इसके बाद हम लोग भाजपा मुख्यालय का घेराव 33% आरक्षण को लेके करेंगे। उसके बाद हम मुख्यमंत्री आवास का जो घेराव है वो 33% आरक्षण को लेके करेंगे। अगले 1 महीने पूरे महीने हमारा जो 33% आरक्षण की बात भाजपा सरकार कर रही है उसमें लोगों को जो भ्रमित करने का काम कर रही है, हम लोग उस पर एक कैंपेन चला रहे हैं कि पूरा विपक्ष आपके साथ है। आज महिला आरक्षण आज से और अभी से लागू किया जाए। उत्तराखंड की देवभूमि न केवल आध्यात्म बल्कि महान सम्राटों के पदचिन्हों की भी साक्षी रही है। देहरादून जिले का कालसी क्षेत्र, जिसे प्राचीन काल में कालकूट कहा जाता था, कुनिंदा राजवंश की राजधानी और एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। इस ऐतिहासिक महत्व के कारण सम्राट अशोक ने यहाँ एक विशाल शिला पर अपने जीवन के सबसे बड़े सिद्धांतों को उत्कीर्ण किया। यमुना और टोंस नदियों के संगम पर स्थित ये विशाल क्वार्टजाइट चट्टान महज एक पत्थर नहीं बल्कि सम्राट अशोक के हृदय परिवर्तन और उनके लोक कल्याणकारी सिद्धांतों का जीवंत दस्तावेज है। ये अशोक शिलालेख जो है सम्राट अशोक द्वारा लगवाए गए शिलालेख हैं और मैं यहाँ कालसी का स्थानीय निवासी हूँ। तो पूर्व में जो यहाँ की धारणाएं थी, यहाँ जो बातें चली थी, हमें इसको अशोक शिलालेख नहीं बोला जाता था, इसको चित्रशिला कहा जाता था। इसी नाम से हम यहाँ पर आते थे। लेकिन जैसे जैसे लोगों को पता चलता रहा और यहाँ पर लोग आए, इसका नाम
यहाँ पर जो हमने ये लिपि जो लिखी हुई है, ये पूरे एक एशिया में लगभग बहुत सारी जगह पाई गई है। अच्छा एक्सपीरियंस है यहाँ पर। दिस इज़ वन ऑफ द ओनली रॉक्स दैट हैव ब्राह्मी लिपि इनग्रेव्ड इन नॉर्थ इंडिया। तो अच्छा एक्सपीरियंस है देखने में। यहाँ पे काफ़ी गवर्नमेंट ने लिख के भी दिया है कि क्या उसका ट्रांसलेशन है और क्या अशोका ने अपने टाइम पे क्या क्या घोषणाएं करी थी जिनके बारे में उन्होंने सबको बताना था। तो उन्होंने इस तरीके से उनको इनग्रेव करके परमानेंट करने का। ये स्पॉट हमें पहले से ही वहाँ पर हम YouTube वगैरह भी देख कर आए थे, तो हमें बहुत ही उत्साह था कि इसको भी देखें। और आप सबसे भी मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहती हूँ कि जो भी कहीं यहाँ चक्राता जाए, ऑन द वे पड़ता है, तो अपने बच्चों को सैर सपाटे के साथ साथ एक ऐसे मॉन्यूमेंट्स भी दिखाने चाहिए जो उनके एक मेमोरी में हमेशा रहें, यादगार रहें, अपने इतिहास को जाने बच्चे। तो जब बच्चा अपने इतिहास को साक्षात देखता है तो किताबों में पढ़ने की बजाय वो बहुत ज़्यादा समय तक याद रख पाता है उसे। देहरादून में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने प्रेस वार्ता कर धामी सरकार पर सवाल उठाए। उन्होंने मीडिया को बताया कि गदरपुर से बीजेपी विधायक और पूर्व कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे ने पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व को लिखी एक चिट्ठी में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। चिट्ठी में विधायक पांडे ने आरोप लगाया कि उनके और परिवार के खिलाफ कथित तौर पर फर्जी मुकदमे दर्ज कराए गए हैं। उनका दावा है कि बाजपुर थाने में उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ, जबकि परिवार के सदस्यों पर भी धारा 420 के तहत मामला दर्ज किया गया है। तमाम मीडिया जगत में, सोशल मीडिया जगत में अरविंद पांडे विधायक गदरपुर, जो कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, उनका एक पत्र घूम रहा है जिसमें उन्होंने मुख्यमंत्री जी पर बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं। मैं समझता हूं कि मैंने ये मांग की है कि इस पत्र की वास्तविकता की एक एसआईटी गठित करके जांच होनी चाहिए और इस पत्र में जो आरोप लगे हैं, इन आरोपों की भी जांच होनी चाहिए। हजारों लाखों लोगों के खून पसीने से बना उत्तराखंड और अब रुक करते हैं अगली खबर का। पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर पौड़ी गढ़वाल में कर्मचारियों, शिक्षकों एवं विभिन्न संगठनों ने जोरदार प्रदर्शन किया। उत्तराखंड के आह्वान पर आयोजित इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया और अपनी मांगों को लेकर कमिश्नरी घेराव किया। रैली का शुभारंभ पौड़ी बस स्टेशन से हुआ, जो विभिन्न मार्गों से होते हुए कमिश्नरी कार्यालय पहुंची। ढोल धमक भी ले अच्छा, पूरा ले अच्छा, जन पहल हुन चाहे ओल्ड इज गोल्ड। पहल हम पराती पैदल ही जान छे ना, तो आज भी हम पैदल ही आए। अच्छा, ओल्ड इज गोल्ड, हमें पेंशन चाहिए, पुरानी पेंशन चाहिए। जैसे लोग कहते हैं कि ओल्ड इज गोल्ड, तो हम भी चाहना था कि पुरानी पेंशन बहाल करो। हमें एनपीएस नहीं चाहिए, हमें यूपीएस नहीं चाहिए, हमें सिर्फ पुरानी पेंशन चाहिए। आपका शुभ नाम क्या है? शिप्रा गुसाई। आप किस विभाग में? मैं स्वास्थ्य विभाग में हूँ। हमारी मांग केंद्र सरकार और जो है हमारी राज्य सरकार से ही मांग है, धामी सरकार से, जो है हम पुरानी जो पेंशन है उस बहाल के लिए हम यहाँ पे सब संगठित हुए हैं, मंडल आयुक्त कमिश्नर के यहाँ पौड़ी गढ़वाल में, और हमारे संगठन में जो है सभी विभाग के लोग। पुरानी पेंशन बहाली को लेकर क्या कहना है? लागू करे सरकार। अगर 27 में इलेक्शन जीतना है तो सरकार को पुरानी पेंशन लागू करनी ही पड़ेगी। जो भी संगठन हमारे पुरानी पेंशन के लिए लड़ेगा, जो भी राजनीतिक पार्टी हमें पुरानी पेंशन देगी, हम उसका समर्थन करेंगे, हम और हमारा परिवार। तभी तो हर कर्मचारी को जानना है। देखो, खून जो खौला नहीं, वो खून नहीं पानी है। अगर हमें पुरानी पेंशन नहीं मिली तो बर्बाद हमारी जवानी है। किस बात के लिए कि अगर हम अभी पूरी जवानी सरकार की सेवा में दे दे और हमारे लिए पेंशन नहीं है, लेकिन जो 2 दिन के लिए नेता बनते हैं उसके लिए पेंशन है, तो इसके लिए तो हमारा बेकार है सरकारी नौकरी करना। इसके संबंध में मैं लक्ष्मण सिंह सजवान, प्रांतीय कोषाध्यक्ष वर्तमान में, और मेरे जितने भी कार्मिक हैं, मेरे शिक्षकों में 27,000 शिक्षक हैं, और सारे उत्तराखंड के कार्मिक और जो कमिश्नर पौड़ी में जितने भी कार्मिक हैं, सारे आंदोलन में थे। और हमारी मांग है कि जब सरकार ने स्वीकार कर दिया, एनपीएस से यूपीएस बना दिया है, तो यूपीएस भी गलत है। और हमारी सरकार से मांग है कि तुरंत ओपीएस की घोषणा करें। अब कार्यक्रम रहा, मातृशक्ति जिंदाबाद, पहाड़ की नारी सब पर भारी। जिस तरीके से ये बहुत हर्ष का विषय है कि हमारे 150 संगठनों के लोग यहाँ पर आए हैं, और जितने ज़्यादा संगठनों के शिक्षक, कर्मचारी, महिला, मातृशक्ति यहाँ पर आई, इसका मतलब ये है कि इतना ज़्यादा जो है प्रभावित हो जो है हम हो रहे हैं।
और निश्चित रूप से ये बहुत ज़बरदस्त आक्रोश है सरकार के प्रति, भारत सरकार के प्रति, उत्तराखंड सरकार के प्रति, और ये हमें आर्थिक गुलामी की ओर धकेला जा रहा है। और निश्चित रूप से ये हमारा एक सामाजिक आंदोलन है, एक आर्थिक आंदोलन है, एक पारिवारिक आंदोलन है। ये हमारी सिर्फ पेंशन की लड़ाई नहीं, ये हमारे सम्मान की भी लड़ाई है और सरकार को संवेदनशील होकर हमारे सम्मान की भी रक्षा करनी होगी। यदि सरकार कहीं संवेदनशील है तो निसंदेह ओपीएस की बहाली होनी। ये जो राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा है वो केवल एक मांग के लिए अपनी लड़ाई लड़ रहा है, वो है पुरानी पेंशन बहाली। और ये लड़ाई लगातार पिछले कई वर्षों से सड़कों से लेकर सोशल मीडिया से लेकर और सदन तक के लिए हम लड़ी है। और आज ये जो ऐतिहासिक नगरी पौड़ी है, जो क्रांतिकारी नगरी भी कहलाती है और जहाँ की आवाज़ पूरे प्रदेश नहीं बल्कि देश में भी जाती है, उसी क्रांतिकारी नगरी में आज हमने कमिश्नरी का घेराव किया और इसमें तमाम जो हमारे कार्मिक हैं, उनके घटक संगठन है, राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा के पदाधिकारी हैं और विभिन्न विभागों के जो कर्मचारी थे, उन्होंने आज प्रतिभाग किया और ये आवाज़ अवश्य ही शासन और सरकार तक जाएगी। देखिए, ये हमारी जो है कर्मचारियों की एक आवाज़ हमने यहाँ पर आज बुलंद करने की कोशिश की है और निश्चित रूप से हम इसमें सफल भी हुए हैं। आज हम जो है आयुक्त कार्यालय का हमारे घेराव का कार्यक्रम था और ये बहुत सफल कार्यक्रम, बहुत महा रैली हम इसको कहेंगे और बहुत शानदार कार्यक्रम था। निश्चित रूप से हम वोट फॉर ओपीएस का कार्यक्रम अब उत्तराखंड में चलाएंगे नोकरुक की तरफ से। और हमने जो विधायक या सांसद की इच्छा रखता हो, बनने की इच्छा रखता हो, या कोई भी पार्टी हो, कोई भी पार्टी विशेष की मैं बात नहीं करूँगा, लेकिन अगर कोई ये कहता है कि मुझे विधायक बनना है या मुझे सांसद बनना है और वोट मांगने यदि वो कर्मचारी के घर पे आता है तो हमारा सिर्फ एक मकसद रहेगा कि ये हमारे पक्ष में है अथवा नहीं, और इसने पुरानी पेंशन बहाली के लिए क्या किया है या वो रहे हैं, मान्य रहे हैं तो उन्होंने उस समय क्या किया है, ये जरूर अब देखा जाए। राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा उत्तराखंड के द्वारा आज उत्तराखंड के 1 लाख एनपीएस कार्मिकों की मांग, ओपीएस बहाली की मांग कमिश्नरी घेराव के माध्यम से सरकार तक पहुंचाने का प्रयास किया है। और कार्मिक इतिहास में पहली बार पौड़ी कमिश्नरी के इस पटल पे, इस माटी पे पहली बार कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाली के लिए राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा उत्तराखंड यहाँ पे पहुँचा है। और मैं समझता हूँ कि ये आवाज़ 2027 के चुनाव के लिए एक क्रांतिकारी आवाज़ बनेगी और ये आवाज़ कहीं ना कहीं 2027 के चुनाव में एक निर्णायक भूमिका में एक सबसे बड़ा मुद्दा पुरानी पेंशन बहाली का होगा। देखिए, उत्तराखंड राज्य आंदोलन हो, चाहे उत्तराखंड से जो भी आवाज़ गूंजी है, ये हमेशा अपने पारंपरिक ढोल दमाव के माध्यम से गूंजी है और ये आवाज़ लगातार चाहे देहरादून की सड़कों पे हो, चाहे दिल्ली रामलीला मैदान हो, चाहे जंतर मंतर। ये ज्ञापन ओल्ड पेंशन स्कीम को बहाल करने के लिए और इन कर्मचारियों की डिमांड है कि ये ज्ञापन मुख्यमंत्री सर तक पहुँचे। यहाँ कमिश्नर सर के कार्यालय में आज उन्होंने ये ज्ञापन मुझे सौंपा है और मेरे माध्यम से कमिश्नर सर तक जाएगा और वहाँ से मुख्यमंत्री और उन्होंने अपनी बहुत शालीनता से अपनी डिमांड्स रखी हैं, अपनी बातें यहाँ पे प्रेजेंट करी हैं। कोई इसमें बहुत ही पीसफुल शासन की तरफ से मैं ही प्रतिनिधि के रूप में और इनकी डिमांड्स भी हम यहाँ पे सुनने आ गए थे और ज्ञापन भी इनका पूरा पढ़ के सुनाए हैं इन्होंने और इनकी डिमांड्स हैं वो जो इनके ज्ञापन में लिखी हैं वो तो जाएंगी। इनके अलावा भी अगर जो भी इनकी शिकायतें थी। उत्तराखंड में आगामी साल 2027 में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं और जैसे जैसे चुनावी वर्ष नजदीक आ रहा है वैसे वैसे प्रदेश के सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियों में जुट गए हैं, जिसके चलते शीर्ष नेताओं का आगमन भी प्रदेश में चुनावों से पहले होता नजर आ रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। प्रदेश में 2027 विधानसभा चुनाव से पहले सियासी हलचल तेज हो गई है। सत्ताधारी भाजपा और विपक्षी कांग्रेस दोनों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं और शीर्ष नेताओं के दौरे और कार्यक्रमों से चुनावी माहौल अभी से बनने लगा है। जहां एक और धामी सरकार के 4 साल पूरे होने पर भाजपा ने प्रदेश भर में बड़े कार्यक्रम आयोजित किए, जिनकी कमान संभालने केंद्रीय गृह मंत्री और रक्षा मंत्री पहुंचे और मंचों से सरकार की उपलब्धियां गिनाई। इससे साफ है कि भाजपा ने चुनावी मोड में काम शुरू कर दिया है। तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस भी पीछे नहीं है, जिसके चलते कांग्रेस पार्टी सरकार की नाकामियां जनता के सामने लाने की रणनीति पर काम कर रही है। इसके लिए प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा जल्द गढ़वाल मंडल के दौरे पर आ रही हैं। ये इस साल उनका दूसरा दौरा है।
हाल ही में वो कुमाऊं मंडल का दौरा कर चुकी हैं। उनके इस दौरे से कांग्रेस नेताओं को उम्मीद है कि इस दौरे से संगठन को मजबूती और चुनावी ऊर्जा मिलेगी और विधानसभा चुनावों में कांग्रेस की जीत होगी। वहीं भाजपा नेता कांग्रेस पार्टी की प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा के दौरे पर तंज कसते नजर आ रहे हैं। भाजपा का मानना है कि कुमारी शैलजा के दौरे से कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। साथ ही उनके प्रदेश दौरे के दौरान हमेशा कांग्रेस के नेताओं में आपसी खींचतान जरूर दिखाई देने लग जाती है। वहीं कुमारी शैलजा जितना प्रदेश दौरा करेंगी उतना आपसी विवाद कांग्रेस के भीतर बनेगा और भाजपा के लिए रास्ता मुफीद बनता चला जाएगा। देखिए, हम ये मानते हैं कि वो प्रदेश की प्रभारी हैं और कांग्रेस पार्टी में जो संभावित लोग अभी जो विधानसभा का चुनाव होना है उस चुनाव के मद्देनजर ये दौरा उनका निश्चित रूप में परखने वाला दौरा है। वो मतलब आम आवाम में जो बातें हैं उनको परखना चाहती होंगी, कार्यकर्ताओं में जो बातें हैं उनको परखना चाहती होंगी और निश्चित रूप में उनकी भी जवाबदेही है कि वो ऊपर हाईकमान को सब चीज़ों से अवगत कराएं। तो वो बारीक लेवल पर, माइक्रो लेवल पर लोगों से संवाद करके, कार्यकर्ताओं से संवाद करके, पदाधिकारियों से संवाद करके वो फिर ओपिनियन बनाएंगी। इसके लिए ओपिनियन बनाने के लिए ये सब चीज़ें आवश्यक। कांग्रेस के कार्यक्रमों पर मुझे कोई प्रतिक्रिया देनी नहीं है। उनके प्रभारी दौरे करें। पहले दौरे का हर्ष उनके सामने है, दूसरे दौरे का हर्ष भी उनके सम्मुख होगा। और कांग्रेस की जो आज स्थिति उत्तराखंड के अंदर है वो किसी भी प्रभारी के दौरे से कोई सुधरने वाली नहीं है। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह चुनाव के एक्शन में आ चुकी है। हम लोग 2027 के अंदर तीसरी बार सरकार बनाने जा रहे हैं। हमारे कार्यक्रम श्रृंखला दिशा में हमने बनानी प्रारंभ कर दी है। देखिए, कांग्रेस दूर दूर तक भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देगी, ये सवाल ही नहीं होता। हमने पिछले बार भी उनके प्रभारी का दौरा कुमाऊं में जो हुआ था देखा कि किस प्रकार से कांग्रेस के जो आंतरिक मतभेद तो वो मीडिया के सामने और जनता के सामने निकल करके आए। जिस बात की हम कल्पना नहीं कर सकते थे, पिछले बार उनके आने से वो सब कुछ यहाँ पर हुआ है। एक बार जब वो यहाँ पर गढ़वाल के दौरे पर आ रही हैं तो हम समझते हैं हमसे उनसे कोई अपेक्षा नहीं है। हम तो चाहते हैं कि वो अपने संगठन को मजबूत करें, मजबूत विपक्ष होना चाहिए। लेकिन कांग्रेस के अंदरूनी जो लड़ाई है, झगड़े हैं, वो कभी समाप्त होने वाले नहीं है और जनता ने भी इसलिए मन बना दिया कि कांग्रेस के विरुद्ध ही हमें इस उत्तराखंड में सरकार बनानी। जहां एक और भाजपा द्वारा कुमारी शैलजा के दौरे को लेकर कई प्रतिक्रिया सामने आ रही हैं, वहीं जवाब में कांग्रेस ने भाजपा की अंदरूनी कलह को मुद्दा बना दिया है। प्रेस वार्ता के जरिए कांग्रेस पार्टी भाजपा नेताओं की आपसी खींचतान पर चुटकी लेती नजर आ रही है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का तो ये मानना है कि भाजपा में लोग गुस्से में हैं और बड़े नेता जल्द कांग्रेस में शामिल होने जा रहे हैं। सबसे पहले उत्तराखंड का दल का ये मानना है कि इन राष्ट्रीय दलों के पास विकास के कोई मुद्दे नहीं रह गए हैं और अब जब चुनाव सिर पे है, 2027 बिल्कुल नजदीक है, तो ये इनके जो शीर्ष नेतृत्व यहाँ पर आकर के सिर्फ ये बताने के लिए आते हैं कि इनके आपसी पार्टियों में फुटबॉल है और ये इनके आपसी में मतभेद है और बहुत जल्दी हमारे साथ मिलेंगे या उनके साथ मिलेंगे, जो कि बहुत दुखद है। और इसी बात के प्रति मैं उत्तराखंड के समस्त जो सामान्य जनता है उनको ये बताना चाहूंगा, मैं ये अवगत कराना चाहूंगा कि यही आपके पास वक्त है जब आप इन पार्टियों का सही से आप उनका जानकारी, उनका विजन पता कर सकते हैं कि ये आखिरी उत्तराखंड में चाहते क्या है। हम सिर्फ इतना है कि हम लोकतांत्रिक पार्टी हैं। कुछ सवाल कभी आपस में हम खुल करके बातें करते हैं, तो जो खुल करके बात करना है हमारा, वो हमारा गुण माना जाना चाहिए। लोकतांत्रिक होना हमारा गुण माना जाना चाहिए और विचार चलते हैं। उसके बाद जो पार्टी फैसला करती है उसका सब लोग अनुसरण करते हैं। और भाजपा के अंदर भयंकर गुटबाजी है, उनको आप नारंगी समझ सकते हैं। वो जिस तरीके से नारंगी की फांकें अलग अलग होती हैं, वो सारी फांकें अलग अलग हैं, मगर आरएसएस का जो बाहर का छिलका है वो इनको एक दिखाता है। और वास्तविकता ये है कि आज जितनी गुटबाजी भाजपा के अंदर है उसका प्रत्यक्ष प्रमाण जो है अरविंद पांडे जी है, उनसे पूछ लीजिए तो सरकार के विषय में क्या सोचते हैं। त्रिवेंद्र सिंह जी हैं, बलूनी जी हैं, दूसरे लोग हैं। देखिए, अभी बीच में भी वो उत्तराखंड होके गई हैं और उस बीच हरीश रावत जी का 15 दिन का राजनीतिक वनवास, उस बीच में की गई राजनीति और कांग्रेस में आपसी गुटबाजी जो
जनता के बीच में तक पहुंच गई और जनता को जिससे दो चार होना पड़ा, देखना पड़ा जनता को, तो ये उनके आने का परिणाम रहा। अब सुना है वो दौरा बढ़ा रही हैं, कुछ और दिनों के लिए आ रही हैं, तो निश्चित तौर पर ऐसे ही कई विवादित और झगड़े के मामले कांग्रेस के सामने आएंगे और वो जितना यहाँ पर दौरा करेंगी, मेरा ऐसा मानना है कि कांग्रेस में सरफरोल बढ़ेगी और भारतीय जनता पार्टी के लिए मुफीद माहौल बनेगा। 2027 के विधानसभा चुनाव अभी दूर हैं, लेकिन सियासी पारा अभी से चढ़ने लगा है। भाजपा अपनी उपलब्धियों का बखान कर रही है तो कांग्रेस सरकार की नाकामियां गिना रही है। साथ ही दोनों पार्टियों के शीर्ष नेताओं के दौरे और तीखी बयानबाजी से आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है, जिससे कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में ये तकरार और तेज होने के आसार हैं। बहरहाल चुनावी रणभेरी बच चुकी है और चुनावों के नजदीक आते आते प्रदेश की जनता किस पार्टी की नीतियों को देखकर जीत का ताज पहनाने का काम करेगी, ये देखना वाकई काफी दिलचस्प होने वाला है। उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।